हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे और मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमारा पहला टेस्ट हुआ था उसमें मिनिमम मार्क्स 20 में से 10 और मैक्सिमम मार्क्स 20 रहे और सभी बच्चों ने अपने मार्क्स हमें सबमिट किए। आज हम एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले एक बात करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर कि इस चैप्टर की शुरुआत जब हम करेंगे उससे पहले हमने ये देखना होगा कि अभी तक हमने जो भी स्टडी की वो एक स्टैटिक चार्ज के लिए स्टडी की है। वो स्टैटिक चार्ज पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज एक दूसरे पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है, क्या उसका अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब बहुत सारे चार्जेस किसी पॉइंट चार्ज के चारों ओर होंगे तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो पॉइंट चार्ज, इसको हमने पढ़ा। और हमने जब इसकी स्टडी की उसके बाद आगे तो हमने ये भी देखा कि अगर हम डायपोल लें, क्योंकि डायपोल अरेंजमेंट ऑफ द टू चार्जेस विच opposite polarity but have same magnitude, when we place this dipole in the uniform electric field or non-uniform electric field, how is the that dipole experience the force and torque, ये सब चीज़ हमने पढ़ी थी उसमें। और हमने ये भी देखा कि हमें उसमें जो बेसिकली चीज़ थी निकालने की बात आई वो थी हाउ कैन यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी सिमेट्रिकल बॉडी। उसमें हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की वो थी गॉस थ्योरम। विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम यू इजीली फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी सिमेट्रिकल बॉडी। ये हमने सब चीज़ें पढ़ी। अब एक बात समझ में तो आ रही होगी इस चैप्टर में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर इज डिवाइडेड मेनली इन टू पार्ट। अभी तक हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कभी कि चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं। नो, वी ब्रिंग दैट चार्ज, we bring that test charge, we bring that unit positive test charge in the field of the source charge। तो हमने उसका फोर्स पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, पर हम लेकर आ रहे हैं, वी हैव टू ब्रिंग व्हाट यू अमाउंट डन वर्क, आपने कितना काम किया, कहाँ से लेकर आ रहे थे, कहाँ उसको लेके जाना है, तो हमारा एम क्या है, किस पॉइंट पर हमें उसको लेके रखना है, कहाँ से लेके आना। तो ये सारी चीज़ें हमें किस में आएंगी, हमारी पोटेंशियल वाले पार्ट में आएंगी। दूसरा हमारे इसमें एक और बात आएगी जो इम्पोर्टेंट रहेगी, वो रहेगी कि टोटल देखा जाए तो इस पूरे पार्ट में जो हम लेके चलने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, वो हम लेके चलेंगे कि नेट फोर्स हमारा उस टेस्ट चार्ज को मूव करने में जीरो होना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ चैप्टर शुरुआत में, क्योंकि मुझे काम ऐसा करना है कि मैं जो भी काम करूँ उस टेस्ट चार्ज को, उस पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए वो मेरा काम पूरी तरीके से उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में यूज हो, ना कि उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में यूज हो। एक बात वो पूरे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में रहेगी। ये कैसे भी करके मुझको वो नेट फोर्स जो उस चार्ज पर लग रहा होगा जब हम उसको लेके आ रहे होंगे, क्योंकि एक फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लगेगा, दूसरा फोर्स वहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा, तो नेट फोर्स जीरो आना चाहिए। दूसरी बात एक और यहाँ पर कैपेसिटेंस में हमको ये पढ़ना है कि हाउ कैन यू स्टोर द चार्ज, क्योंकि चार्ज जब स्टोर होगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी भी स्टोर्ड है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है।
तो नाउ स्टूडेंट्स हम चालू करें। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, नाम ही पता पड़ रहा है स्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल अभी मैं किसी बच्चे से कहूँ कि बेटा तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना काम कर सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर पोटेंशियल कितना है, मतलब पोटेंशियल किसी से जब ये वर्ड किया था कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है बेटा, तुम बहुत आगे बढ़ोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एबिलिटी ज़्यादा है कि उसको वर्क करने की, उसके अंदर एफिशिएंसी है। तो सबसे पहले बात जो हम करने जा रहे हैं वो है वर्क डन टू मूव ए चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। किसी चार्ज को अगर मैं मूव कराऊँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में तो कितना काम करना पड़ता है, वर्क डन कितना करना पड़ता है ना। एक देखें ये जो लाइंस ड्रॉ हो रखी हैं ये सारी क्या लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में हमने एक चार्ज जिसको हमने क्यू नॉट कह दिया, इस चार्ज को मुझे एक से दूसरे पॉइंट पर लेके जाना है और इस दरमियान हमने ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो किसी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। और ये जो चार्ज था जिस चार्ज को मैं मूव करवा रहा हूँ, मैंने कंसिडर किया ये चार्ज हमारा मूव करते हुए लेके आ रहे हैं, तो ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पर आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा होगा। और इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हम 1 से 2 की तरफ कर रहे हैं। चैप्टर शुरुआत हुई थी तो मैंने अभी समझाया था कि मेरा जो भी वर्क डन है वो इस तरह से काम करना है कि उसकी पोजीशन चेंज करने में यूज हो सारा का सारा। देखो पोटेंशियल जो वर्ड यूज हुआ वो आपका 11th में भी अच्छे से आया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशन चैप्टर में आया था। पोटेंशियल का मीनिंग एक्चुअल है क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन कह लेते हैं, ड्यू टू इट्स कन्फिगरेशन कह लेते हैं। जो भी कन्फिगरेशन में चेंज करेंगे आप किसी बॉडी सिस्टम के अंदर, तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, पजेस्ड होगी, उसके द्वारा वो क्या कहलाएगी, उसी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। मुझे चार्ज को 1 से 2 पर क्या करना है, मूव करवाना है। नेट फोर्स 0 कब हो सकता है, वर्क डन कौन कर रहा है, चार्ज तो अपने आप आएगा नहीं, लेकर तो आना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। अब इसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपका, इस डायरेक्शन में लग रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसके अपोजिट क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल। तो इसकी हम मीनिंग कह रहा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड यू नो दैट एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या है, माइनस क्यू नॉट ई वैक्टर। मैं इंटू दोनों के बराबर होंगे। वर्क डन बराबर क्या जानते हो, पढ़ा है, एफ इंटू एफ डॉट डी एल। ये किसके बीच का एंगल हो गया, ये एंगल हो गया लाइन एलिमेंट और जो फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स हमें कौन सा पता है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स हम लगा तो रहे हैं उसको वर्क डन करने के लिए, लेकिन बात आएगी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस क्यू नॉट ई वैक्टर के बराबर होगी, डॉट डी एल दैट इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट 1 to 2 ई वैक्टर डॉट डी एल। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? अगर नहीं आई ये बात यहाँ तक समझ में, तुरंत मेरे पोस्ट करते ही उस पर अपनी क्वेरी डाल देना इसके रिलेटेड, ठीक। नेक्स्ट बात, डब्ल्यू एक्सटर्नल, ये तो मैंने अभी पीछे बताया था। द एक्सटर्नल एजेंट डज ए वर्क, अब माइनस क्यू नॉट ई वैक्टर डॉट डी एल इन मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट स्लोली फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो वर्क डन निकल के आया किसके द्वारा निकल के आया, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। कब निकल के आया, इन मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट स्लोली फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब एक बात आती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेरिएबल है उस केस में क्या होता है, ई वेक्टर बराबर क्या होता है, ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड के। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ये है मेरे पास एक्स वाई जेड दे रखा है, पी पॉइंट है, आर वेक्टर है, इस पी पॉइंट पर एक्स वाई जेड 3 हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे, हमारे पास 3, और 3 ही किसके रहेंगे, डी आर के। आर डी आर मतलब स्मॉल एलिमेंट है, जैसे डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के कैप कर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इसका मतलब मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं होगा तो सीधे ई बाहर आ जाएगा और निकल के हो जाएगा काम। अब यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करी, तो आई डॉट आई क्या होता है 1, और जे डॉट जे क्या होता है 1, और के डॉट के क्या होता है 1। तो वैल्यू पुट करते माइनस क्यू नॉट 1 to 2 ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड 1 to 2, लिमिट लेके चल रहे हैं। इसी पर मैं एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ जो मैंने अभी पढ़ाया उसी बात पर, द सेम थिंग। Find the work done by external agent in slowly shifting a charge Q equals to 1 microcoulomb in the electric field E vector equals to 10 की पावर 3 I cap volt per meter from the point P 1,2 to Q 3,4। लिमिट आ गई 1 to 2 वाली। अभी पढ़ाया W एक्सटर्नल बराबर क्या होगा माइनस क्यू नॉट लिमिट इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। अब यहाँ पर फिर बात आएगी कि E की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 10 की पावर 3 आई कैप। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो ये x है और ये y है, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो i और j में लिमिट, i और j में हमारे कन्फिगरेशन दे रखे हैं। क्योंकि माइक्रोकूलम है तो बेटा माइक्रोकूलम में कितने गुलाम होते हैं -12 -6 होते हैं। ई एक्स आई प्लस ई वाई जे डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे के हमने कोऑर्डिनेट में लिख लिया, आई और जे में इसका वो किया, डॉट प्रोडक्ट लिया, क्या आया -6। लिमिट रखनी पड़ेगी अलग अलग, क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगा दिया बड़ा वाला, ये क्यू का मल्टीप्लाई दोनों से हो रहा है। तो 1 to 3 4 2 to 4, यहाँ पे 1 to 3 क्यों लिया, क्योंकि ये लिमिट किसकी है x1 to x2, ये किसकी लिमिट है 2 to 4 वैल्यू पुट करोगे सॉल्व करना अपने आप, आंसर इसका कितना आएगा -2 × 10⁻³ जूल। आगे की बात हम इसके बाद करेंगे। धन्यवाद।